हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। बेस्ट सेलर, पहली साइंटिफिकली डिजाइंड किताब जो आपके जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देगी। 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, दीप त्रिवेदी। एपिसोड 8। मन 100% राजी हो तभी कुछ करें। अब एक जीवन व 1000 काम मनुष्य ने अपनी ही सोच से अपने को व्यस्त कर रखा है। अब अधिकांशों का हाल यह है कि एक ही दिन में 10 महत्वपूर्ण कार्य करने जान पड़ रहे हैं। अब मनुष्य एक दिन में 8 घंटे, 10 घंटे और बहुत हुआ तो 12 घंटे काम कर सकता है और उसके साथ ही दिन तो पूरा हो ही जाना है। यानी समय की अपनी सीमा है तथा काम की सूची बड़ी है। आज के ज़माने में तो एक विद्यार्थी तक को दसियों काम होते हैं। पढ़ना भी है, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी करना है, होमवर्क भी करना है, खेलना भी है, कार्टून भी देखना है, दोस्तों के साथ भी जाना है, माता पिता की भी ख्वाहिश पूरी करनी है। यानी दिन एक व काम 1000। यह तो आजकल के स्टूडेंट्स तक का हाल हो चुका है। ऐसे में काम काज कर रहे मनुष्य का तो कहना ही क्या। वह तो ऐसे बरतता है मानो उसका एक एक सेकंड मूल्यवान हो। और इतनी व्यवस्था के बाद भी रात को तो वह यही गम लेके सोता है कि यह करना भी रह गया और वह करना भी रह गया। और उस पर मज़ा यह कि बचपन से लेकर मृत्यु तक व्यस्त रहने के बाद भी जीवन कुछ कमाल नहीं दिखा पाता है। जीवन तो दुख, दर्द, कष्ट व संघर्ष में ही गुजरता है। अब ऐसे में सवाल एक ही कि ऐसा क्यों, और उत्तर एक ही कि यह सब कुछ आपके ही सोच विचार का परिणाम है। आपके ही बेकार के ज्ञानों और बेमतलब के आकर्षणों के कारण आपका यह हाल हुआ है। उसके कारण महत्वपूर्ण जान पड़ने वाले कार्यों की सूची लंबी होती गई और अंत में निकले सब बेकार। परिणाम में जीवन काम करते करते बीत गया पर हाथ कुछ न लगा। अब उस दुष्परिणाम से बचना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है और वह है प्रकृति की शरणागति। प्रकृति की शरणागति का अर्थ क्या है? यही कि कौन से कार्य करना तथा कितने कार्य करना, यह प्रकृति के तालमेल से ही तय होना चाहिए। मैं कह ही चुका हूँ कि प्रकृति आपके शक्तिशाली मनों से कनेक्टेड है। बस तो उन दोनों के कनेक्शन से ही क्या करना तथा क्या नहीं के निर्णय होने दो। आपकी समझ तथा आपकी आवश्यकताएं बाजू में रखो। कार्य वही करो जिस हेतु मन 100% राजी हो। कार्य उतने ही करो तथा तभी करो जब मन उसमें 100% डूब सकता हो। यानी आपके किसी कार्य को अर्जेंट व आवश्यक मानने का कोई महत्व नहीं है। यदि आपका मन भी उसे अर्जेंट व आवश्यक मान ले तो ही कार्य करना सार्थक है। यदि कार्य करने हेतु मन ही तैयार नहीं है फिर भी आप करे जा रहे हैं तो यह आप प्रकृति की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। और अधिकांश लोग अपने अधिकतम कार्य प्रकृति की मर्जी के खिलाफ जाकर ही कर रहे हैं। कार्य सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें आवश्यक जान पड़ रहे हैं। कार्य इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें वे कार्य लाभकारी मालूम पड़ रहे हैं। लेकिन यह सब आपकी सोच है, प्रकृति की नहीं। इसलिए बेमन से किए जाने वाले कार्यों के कोई परिणाम नहीं आते। यही कारण है कि कार्य तो सब बहुत कर रहे हैं पर परिणाम बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। खैर, फिर कार्य कैसे करें कि परिणाम आए? बस तो वह बताने हेतु ही तो यह सारी प्रस्तावनाएं गढ़ रहा हूँ। ऐसा समझे कि यहाँ जीवन बनाना हर कोई चाहता है और उस हेतु कार्य करने पड़ेंगे। यह भी हर कोई जानता है, यहाँ तक कि कोई उलझन नहीं है। लेकिन कार्य कब करना व कौन से करना, यहाँ आकर सब भ्रमित हो जाते हैं। अधिकांश लोग बाहरी आकर्षण व दबाव में उलझकर जीवन बनाने हेतु अनगिनत कार्यों की सूची बना लेते हैं। फिर खुद ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में, किसे महत्व दे तथा किसे नहीं। उस पर मज़ा यह कि मन किसी कार्य में लगता नहीं। यही करीब करीब सबका हाल है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, अपने शक्तिशाली मनों की संपूर्ण शरणागति स्वीकार कर लो। वह प्रकृति से कनेक्टेड है तथा आपका हित प्रकृति आपसे बेहतर जानती है। अतः कार्य उतने ही करो जितने में प्रकृति राजी है तथा तभी करो जब वह करने को कहती है। आप कहेंगे कि यह हमें कैसे पता चलेगा? तो बड़ा आसान है। अपने विचारों, अपनी ज़रूरतों, अपने आकर्षणों तथा अपने दबावों की तिलांजलि दे दो। वे सब उल्टा भटका रहे हैं। यह समझ ही लो
बस इतना करते ही आप हाथों हाथ व्यस्तता से फुर्सत में आ जाएंगे, क्योंकि अब कुछ भी अर्जेंट नहीं था, नहीं तथा कुछ भी आवश्यक नहीं। अगर कार्य निपटाने की लंबी चौड़ी सूची पड़ी हुई है तो उसे पड़े रहने दो। प्रकृति की शरणागति स्वीकारी है तो वहाँ से इशारे के आने का इंतजार करो। ध्यान इतना रख लो कि श्रद्धा और सबूरी प्रकृति की हर मेहरबानी पाने की परम शर्त है, और इसे पूरा करने में ही सब अपने को असमर्थ पाते हैं। बिना अपनी चिंता किए आराम से बैठना तथा अपनी चिंता प्रकृति पर छोड़ देना हर एक के बस की बात नहीं, और इसलिए महान बन पाना भी हर एक के बस की बात नहीं। अब सवाल यह कि चलो हमने अपनी सारी अर्जेंसी त्याग दी, वह आराम से बैठ गए तो आपका काम हो ही गया समझो बस। फिर कुछ इंतज़ार के बाद कोई एक कार्य निपटाने हेतु आपका 100% मन लग जाएगा, और ऐसे में वह कार्य आपसे ऑटोमेटिक निपट जाएगा। कार्य निपटते ही फिर विश्राम का समय आएगा। यह विश्राम का समय घंटों से लेकर दिनों का व बड़े कार्यों हेतु यह समय महीनों तक का हो सकता है। यानी छोटे कार्यों हेतु घंटों व दिनों का, बड़े कार्यों हेतु यह समय महीनों का हो सकता है। तो होने दो, आप अपनी तमाम चिंताएं प्रकृति की परम सत्ता को सौंप ही दो। हर विश्राम के बाद कोई एक नया कार्य करने हेतु मन से फिर 100% का धक्का आएगा। बस तब वह कार्य निपटा लो। लेकिन हाँ, निपटाए जा रहे कार्यों की लाभ हानि व विचार मत करो। कर्म भी प्रकृति के निर्देश पर करो तथा उसके फल की भी उसी पर छोड़ो। आप तो बस विश्राम के क्षणों तथा 100% मन से किए जाने वाले कार्यों के बीच झूलते रहो। जीवन में लाए इस एक परिवर्तन से बिना कष्ट पाए तथा बिना मन मारे आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। सभी महान लोग यही राह पकड़ के महान हुए हैं। अतः एक बार फिर कहता हूँ कि जीवन अहंकार से नहीं शरणागति से बनेगा, और यही प्रकृति की परम सिद्धांत है। खैर, अब प्रकृति की इस रचना का पूरा गणित भी समझ लो। मनुष्य इसलिए नाकाम नहीं कि वह कामचोर है, बल्कि मनुष्य इसलिए नाकाम है कि वह हजार बेकार के काम करता है, और ये बेकार काम कभी उसके आकर्षण व दबाव करवा जाते हैं, तो कभी उसके विचार व उसकी ज़रूरतें। लेकिन मनुष्य के जीवन का पूरा खेल चंद महत्वपूर्ण कार्यों का ही है, और वे कार्य हर मनुष्य के लिए प्रकृति से ही तय होते हैं, तथा जो कार्य प्रकृति तय करती है उस हेतु आपका 100% मन भी बन जाता है, और इतने ही कार्य वास्तव में आपके हित के होते हैं। अतः बने वहाँ तक बेमन से कार्य करना बंद कर दो। आपकी आधी समस्याएं वैसे ही निपट जाएगी, और दो कार्यों के बीच उपलब्ध विश्राम के समय को शानदार तरीके से बिताना शुरू कर दो। आपकी बची हुई समस्या भी समाप्त हो जाएगी। समझते क्यों नहीं कि आप मनुष्य हैं, मशीन नहीं, जो एक के बाद एक कार्य करते ही रहे। आपके जीवन में कार्य निपटाने का जितना महत्व है उतना ही महत्व विश्राम का भी है। यह तो इस बात को न समझ पाने के कारण ही आप व्यवस्था में फंस गए हैं, मनुष्य छोड़ मशीन हो गए हैं, और वह भी इस कदर कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से आप ज़्यादा व्यस्त हैं। आपके पास जितने अर्जेंट काम हैं उतने तो बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग के पास भी नहीं हैं। कुल मिलाकर कार्य तभी करना है जब 100% उसे करने का मन बन जाए। यह 100% मन बनना प्रकृति का इशारा है, और हर कार्य निपटते ही बीच में विश्राम का क्षण आता ही है। यह विश्राम का क्षण भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस दरमियान आपको अपने को नई ऊर्जा से भर लेना चाहिए। यह विश्राम का समय आपको अपने लिए अपने हिसाब से बिताना चाहिए। उसके बाद नया काम करने हेतु फिर आप 100% मन से तैयार हो जाएंगे, और इस सिलसिले के चलते आप कब और कहाँ पहुँच जाएंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। चलो इस बात को विद्यार्थियों के उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। आजकल स्कूल, ट्यूशन व होमवर्क मिलाकर बच्चों को 10 घंटे के करीब पढ़ाई में व्यस्त रखा जाता है, और साल भर की इतनी व्यवस्था किस लिए? महज 1000-2000 पेज पर समझने के लिए। अब युवा मन की अपनी 1000 उमंगें होती हैं, परंतु पढ़ाई के दबाव के आगे सब दब जाती हैं। इस कारण पढ़ाई में उसका 100% मन नहीं लगता। परिणाम में मेहनत खूब व मार्क्स कम। अब कुल मिलाकर कार्य क्या है? यही न कि साल भर में 1000-2000 पेज समझकर उसे परीक्षा में बेहतर तरीके से लिखना है। बस तो इतना ही कार्य है ना।
तो हो जाएगा, उसे प्रकृति पर छोड़ दो। मन से 100% नहीं आ रहा है तो मत पढ़ो, उसे विश्राम का समय मानो तथा अपने युवा मन की उमंगें पूरी करो। चिंता करो ही मत, अपनी पढ़ाई की चिंता प्रकृति पर छोड़ दो। हर विश्राम के बाद वह 100% मन बना ही देती है। और तो जब वह 100% मन बना दे तब पढ़ो, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। महीने भर की मेहनत के बाद जो दूसरे छात्र नहीं कर पाए वह आप हफ्ते भर में कर दिखाएंगे, और साथ ही बचे हुए समय में शायद 10 दूसरी चीज़ें और सीख लेंगे। आप सुने ही होंगे कि विवेकानंद 1000 पेज 1 घंटे में पढ़ लेते थे और फिर उसे वैसा का वैसा बता भी देते थे। वह इसलिए कि वे जब भी जो कुछ भी करते थे प्रकृति की मर्जी से करते थे, अपने 100% मन से करते थे। चलो यह बताओ कि जीवन किस चीज़ से बनता है? निश्चित ही अच्छे परफॉर्मेंस से। और वह कब संभव है? जब कार्य में पूरा मन लगा हुआ हो, और मन आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। आपके यह सोचने से कि यह कार्य लाभकारी है या आवश्यक है, कार्य में मन नहीं लग जाता है। कार्य में मन लगना तो प्रकृति की मर्जी से ही होगा, और अंत में वे ही कार्य परिणामकारी सिद्ध होंगे जो कुल मिलाकर कान कहीं से भी पकड़े, अपनी चिंता प्रकृति पर छोड़े वगैरह आपका उद्धार होने वाला नहीं है। अब मैं तो अपनी ओर से आपको गहरे से गहरा स्पिरिचुअल साइंस समझा रहा हूँ, लेकिन उसे आप समझ तभी पाएंगे जब इसके चंद अनुभव करेंगे। बिना अनुभव के यह सारी बातें नहीं ही समझी जा सकती है। जिसने कभी मीठा न खाया हो उसे मिठास के बाबत कितनी ही क्यों न समझा दिया जाए, क्या वह मिठास का अनुभव कर सकता है? उस अनुभव हेतु उसका एक बार मीठा खाया होना जरूरी है। तो यह तो मीठा खाने से लाखों गुना ऊपर का अनुभव है। अतः यह बिना किए समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन जो महान हैं, जो क्रिएटिव हैं, वे इस बात को तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्हें इसके अनुभव हैं। कुल मिलाकर आप 100% मन से कार्य करने और फिर दिल खोल के विश्राम करने को पकड़ लो। एक बार अपने को इसमें सेट कर लोगे तो यह पूरी सिस्टम स्वतः सेट हो जाएगी। फिर प्रकृति आपसे सारे महत्वपूर्ण कार्य करवा लेगी, क्योंकि अब आप प्रकृति के निमित्त आप प्रकृति के निमित्त जो हो गए हैं। अब हम सुनते हैं कि एडिसन ने 1000 से ऊपर के पेटेंट रजिस्टर्ड करवाए हैं। तो क्या उन्होंने एक ख़त्म करते ही दूसरा प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था? बिल्कुल नहीं। 2 प्रयोग के बीच में विश्राम का समय आता ही था, और ऐसा करते करते ही उन्होंने अपने नाम 1000 से ऊपर पेटेंट रजिस्टर करवा लिए थे। और आज की शिक्षा पद्धति को फॉलो करें तो उन 1000 पेटेंट समझने हेतु भी जीवन छोटा पड़ जाए। यानी किए जा चुके आविष्कार समझना भी मुश्किल करने की तो बात ही छोड़ो। उम्मीद है कि आपको बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। बस तो इस पर अमल करने हेतु अपनी ही भाषा में एक दृढ़ रिजोल्यूशन पास कर लो। लिखो कि प्रकृति की मर्जी के बगैर कुछ भी करो परिणाम आने वाला नहीं है। अतः मैं अपने जीवन बनाने की चिंता प्रकृति को सौंपता हूँ। वह जिस कार्य हेतु 100% मन बनाएगी वही कार्य करूँगा। नहीं भेजेगी तो इंतजार करूँगा, लेकिन कार्य तो प्रकृति के निर्देश पर ही करूँगा। इसके आगे पीछे की कोई चिंता मैं नहीं करूँगा। बस वगैरह वगैरह बातों को अपनी भाषा में लिख के अपना जाप मंत्र बना लो। और यह अति महत्वपूर्ण है कि अतः बेहतर है रोज़ सुबह इसका मनन करो, और इसका मनन तब तक करो जब तक कि इस पर अमल करना शुरू ना हो जाए। स्वयं का जाप मंत्र लिखो। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपकी चिंता छोड़ना इतना आसान नहीं रहने वाला है। आकर्षण व दबाव से छूटना हर एक के बस की बात नहीं है, और फिर गलत राह पे चल के जीवन उलझा भी तो चुके हो। इसलिए अब मन लगे या न लगे 50 कार्य जरूरी जान पड़ ही रहे हैं। अब जीवन में अपने गलत राह पकड़ ली है, उसका दोष आप मुझे या प्रकृति को तो दे नहीं सकते। दोषी आप स्वयं हैं, और इसलिए शुरुआत में आपको इस पर अमल करने में डर लगेगा ही। यह नहीं करोगे तो मर जाएंगे, तथा वह नहीं करेंगे तो मर जाएंगे जैसी 50 उलझनें खड़ी होगी। तो ठीक है, प्रारंभ में छोटे मोटे कार्य बेमन से निपटाते रहो, परंतु महत्वपूर्ण कार्य हेतु तो प्रकृति के निर्देशों का इंतजार करना ही श्रेष्ठ है। समझो इतना कि यह तो गलत राह पे चल के जीवन को बांध चुके हो, इसलिए ये सारी अड़चनें हैं। पहले से सही राह पकड़ ही लो तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते।
पहले से सही राह पकड़ ली होती तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते। खैर, देर आए पर दुरुस्त आए, सो जितना हो सके उतना भिड़ जाओ। डायलेमा में हो तब कोई निर्णय न करें। अब जीवन में अक्सर ऐसे मौके भी आते हैं जब आप सिक्के के दोनों पहलुओं से बराबर पर क्वींस होते हैं। शादी करने हेतु लड़की पसंद भी आती है तथा फिर भी उस हेतु पूरी तरह से क्वींस भी नहीं हो पाते। व्यवसाय आकर्षक भी लगता है तथा उसे लेकर दिल में एक डर भी बना रहता है। ऐसे अनेक मौके अनेकों बार जीवन में आते ही हैं। ऐसे में क्या करें? वही एक बार फिर प्रकृति की शरण चले जाओ। अपने गणित बिठाकर तथा अपने स्वार्थ का कैलकुलेशन कर निर्णय पर पहुंचने की कोशिश मत करो और ना ही दोनों में से एक चुनने की जल्दबाजी करो। सच कहूँ तो हर प्रकार की जल्दबाजी ने ही मनुष्य को मरवाया है। इसलिए ज़बरदस्ती निर्णय करने की कोशिश कभी न करें। यह तय जान ले कि डायलेमा में कोई भी निर्णय लोगे तो वह कष्ट देने वाला ही साबित होगा। कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा ही कि काश दूसरा विकल्प चुन लिया होता। अतः यह समझ ही लो कि प्रकृति तीनों काल की ज्ञाता है। वह आपका हित आपसे बेहतर जानती है। बस निर्णय उस पर छोड़ दें। कैसे? बस अपने दोनों ऑप्शंस मन में डाल के भूल जाएं और अन्य किसी कार्य में व्यस्त हो जाएं। एक दिन अचानक भीतर से किसी एक को चुनने का फॉर्म निर्णय आ जाएगा। उसका दूसरा ऑप्शंस डिलीट हो जाएगा। शादी करना या न करने में से एक ही ऑप्शंस पेंडिंग रह जाएगा। बस उसे फॉलो कर लें। आपका यह निर्णय 100% मन से होगा और मैं कह ही चुका हूँ कि जो कुछ भी पूरे मन से होता है उसमें प्रकृति की मर्जी शामिल ही होती है। अब आप इस विषय को इतना समझ चुके हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा विस्तार से जानने की ज़रूरत नहीं है। सो बस डायलेमा में सही निर्णय करने हेतु एक दृढ़ रिजोल्यूशन अपनी भाषा में पास कर लें। फिर हर डायलेमा के वक्त उसे ही जाप मंत्र बनाकर उसका मनन करें। उससे निर्णय प्रकृति को सौंपने में सहायता मिलेगी। रिजोल्यूशन में लिखे कि मैं अपने दोनों ऑप्शंस मन में डाल के उसे प्रकृति के निर्णय पर छोड़ दूंगा। फिर उस बाबत तमाम विचार त्याग कर अपने अन्य रूटीन के कार्यों में व्यस्त हो जाऊंगा। वहाँ से हाँ या ना के स्पष्ट निर्देश आने का इंतज़ार करूँगा, वगैरह वगैरह बातें अपने रिजोल्यूशन में शामिल कर ले। एक बार में एक टास्क चुनो। सबके जीवन में अनेक बार ऐसे समय आते ही हैं जब एक ही वक्त में 3-4 अर्जेंट कार्य आन टपकते हैं। उसी दिन महत्वपूर्ण मीटिंग भी होती है, उसी समय पिताजी की तबीयत भी बिगड़ जाती है तथा उसी दिन घर पे मेहमान भी आने वाले होते हैं, वगैरह वगैरह। बस फिर उलझन आ खड़ी होती है कि क्या करे व क्या न करे। मन कभी एक से राजी होता है तो कभी दूसरे से। कई बार तो मन करता है कि सभी कुछ संभाल लें, यानी बड़े ही कंफ्यूज्ड स्टेट में हर कोई फंस जाता है। ऐसे में सीधे सीधे एक कार्य सिलेक्ट कर लो, और वह भी अपनी बुद्धि के कैलकुलेशन से नहीं, अपने प्लस और माइनस के विचार से ही। कार्य वह सिलेक्ट करो जिस ओर आपके मन का झुकाव हो, जिससे आपका मन सर्वाधिक राजी हो। बस फिर उस एक कार्य को निपटाने में लग जाओ तथा उस दरमियान बचे हुए कार्य प्रकृति की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दो। आप यह मानो ही मत कि आपके जीवन का पूरा बोझ आप पर आ पड़ा है। एक साथ कई महत्वपूर्ण कार्य आ पड़े हैं, तो एक को सिलेक्ट कर बाकी के कार्य प्रकृति पे छोड़ दो। प्रकृति आपके बचे हुए कार्यों में पूर्ण सहयोग करेगी, परंतु एक शर्त पर। फिर बचे हुए कार्य आपके जहन से निकल जाने चाहिए। आपको अपने सिलेक्ट किए कार्य में पूरी तरह से डूबा होना चाहिए। बचे हुए कार्यों की आपको न चिंता होनी चाहिए और न ही उनके ख्याल आने चाहिए। बस फिर आपके बचे हुए कार्य प्रकृति संभाल ही लेगी। जो यह जगत संभाले हुए है उसके लिए आप लोगों को संभालना क्या बड़ी बात है। बस आपको कार्य उसके भरोसे छोड़ना सीखना पड़ेगा। यह नहीं होने वाला कि बचे हुए कार्यों की आप भी चिंता करें व प्रकृति भी। प्रकृति तो आपके बचे हुए कार्यों की चिंता तभी करेगी जब आप पूरी तरह से उसे उसके भरोसे छोड़ चुके होंगे। समझते क्यों नहीं है कि आपके जीवन के सारे कार्य आपको ही निपटाने होते हैं? ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि आपके जीवन के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य प्रकृति को ही सल्टाने होते हैं।
और उन्हें वह सलटाए, उसी में आपकी भलाई है। सो कार्यों को प्रकृति पे छोड़ना सीख ही जाओ। हाँ, पहला कार्य सलट जाए, फिर समय व ऊर्जा बचे हो तो दूसरे कार्य को भी अपने हाथों में ले लो, परंतु एक बार में एक ही कार्य अपने हाथ में लो और उस दरमियान बचे हुए कार्य प्रकृति पर छोड़ दो। यह एक ऐसा जादू है जिसके कमाल से जीवन के सारे युद्ध आसान हो जाएंगे। सो उम्मीद है कि संक्षेप में समझाई गई यह बात पूरी तरह से आपकी समझ में आ गई होगी। बस तो अब इंतज़ार किस बात का, चलो उस हेतु अपनी भाषा में एक दृढ़ रिजोल्यूशन पास कर लो और फिर जब भी एक साथ अनेक कार्य सर पे आ पड़े तब इसे जाप मंत्र समझकर इसका लगातार मनन करो और तब तक मनन करो जब तक कि एक कार्य अपने हाथ में लेकर बाकी के कार्य प्रकृति पे छोड़ न दो। बस फिर प्रकृति का कमाल देखो। स्वयं का जाप मंत्र लिखो। समस्याओं से हाथों हाथ निजात पाएं। हर कोई यहाँ अपने को हजार समस्याओं से घिरा पाता है। सवाल यह कि क्या वाकई हर एक के जीवन में इतनी समस्याएं हैं? सच कहूँ तो मनुष्य की अधिकांश समस्याएं काल्पनिक तथा अव्यवहारिक हैं। उन्हें वह स्वयं ही सोच कर अपने लिए पैदा करता है और अच्छे से जीना है तो इस आदत पर फुल स्टॉप लगाना ही होगा, क्योंकि जो समस्याओं से घिरा हुआ हो उसे जीने का मज़ा आ ही कैसे सकता है। और फिर प्रकृति के होते सोते जीवन में इतनी समस्याएं हो ही नहीं सकती। ज़रूर कोई चूक आपसे हो रही है। बस तो उस गलती को सुधार लो तथा आज अभी वह यही समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा लो। अब आप कहेंगे कैसे? मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो यह समझ लो कि आपकी अधिकांश समस्याएं मानसिक हैं, वास्तविक नहीं। और मानसिक समस्याएं ऐसी नहीं हैं जिनका कोई इलाज हो सके। अतः आप एक काम करो, अपनी 10 प्रमुख समस्याओं की सूची बनाओ, उन्हें 3 कैटेगरी में विभाजित करो। एक वो जिसका हल आपके हाथ में हो, यानी जिसे आप सोल्व कर सकते हो, उसे तुरंत आप सोल्व करने में भिड़ जाओ। दूसरा वे जिसे प्रकृति भी आके सॉल्व नहीं कर सकती, जैसे अपने हाथ का कट जाना, बच्चे का फेल हो जाना, धंधों में नुकसान हो जाना। यह सब वह है जो हो चुका है और फिर भी आपके मन को यह सब एक समस्या की तरह कचोट रहा है। अब सवाल यह कि जो समस्या भगवान भी नहीं सुलटा सकता वह समस्या कैसे बची? क्योंकि प्रकृति का यह परम नियम है कि यहाँ जो कुछ भी हो चुका है उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो भी तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, उसे स्वीकार लो और स्वीकारते ही फिर वह समस्या आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगी। वह आपकी आज की हकीकत हो जाएगी, फिर वह समस्या बचेगी ही नहीं। चलो इस स्वीकारने को समाधान कैसे बनाना, उस हेतु मैं आपको एक खूबसूरत किस्सा सुनाता हूँ। तुर्की में एक महान फ़कीर हुए थे। उन्होंने अपने ही तरीके का एक गुरुकुल खोल रखा था। वे काफ़ी लोकप्रिय भी थे। अनेक शिष्य उनकी शिक्षा का लाभ उठा रहे थे और उनकी जाती ज़िंदगी की बात करूं तो वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़ा ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे। वे अपने बच्चों से इतना प्यार करते थे कि बच्चे देर से आएँ तो भी वे भोजन करने हेतु उनका इंतज़ार करते थे। दूसरी ओर उनको किसी कारणवश घर लौटने में देर हो जाए तो बच्चे भी उनके बगैर भोजन नहीं करते थे। लेकिन एक दिन अचानक दोनों बच्चों के साथ एक हादसा घट गया। खेलते खेलते दोनों कुएं में गिर गए। चूँकि कुआं गहरा था इसलिए दोनों में से एक को भी बचाया न जा सका। उधर फ़कीर उस दिन कहीं बाहर गया हुआ था, सो घर देर से लौटा। लंबी यात्रा कर लौटा था इसलिए कुछ थका हुआ भी था। इधर पत्नी निश्चित ही बच्चों की अकाल मृत्यु से काफ़ी दुखी थी, पर वह फ़कीर की थकान देखते हुए गम छिपा गई थी। वह चाहती थी कि पहले फ़कीर कुछ खा ले, फिर उसे इस भयानक हादसे के बाबत बताया जाए। सो उसने फ़कीर का खाना परोस दिया। इधर फ़कीर यह देख आश्चर्यचकित रह गया। बच्चे घर लौटे नहीं थे, अकेले उसने कभी खाना भी नहीं खाया था। फिर आज पत्नी यह क्या कर रही है? उसने तुरंत पत्नी से कहा, प्रिय, क्या मैंने बच्चों के बगैर कभी खाया है? तो फिर आज उनके आए बगैर मुझ अकेले को खाना परोसने का क्या तुक? पत्नी क्या कहे, वह कुछ तो कहना ही था,
पर कुछ तो कहना ही था, बात तो संभालनी ही थी। सो उसने कहा, दरअसल आप काफ़ी थके हुए हैं और बच्चे अपने मित्रों के साथ दूसरे गांव गए हुए हैं और आने में देरी होने की पूरी संभावना है। हो सकता है वे रास्ते में कुछ खाकर भी आएँ। बस इसलिए मैंने आज आप अकेले का भोजन परोस दिया। फ़कीर ने कहा, मैं थक अवश्य गया हूँ, परंतु इतना भी नहीं कि बच्चों का इंतज़ार तक न कर सकूँ। और बच्चे खाकर आए तो भी क्या, इस उम्र में दोबारा फिर पेट भर खा ही सकते हैं। वे चाहे जितना खाकर आएँ या चाहे जितनी देरी से आएँ, मेरे साथ अवश्य खाएंगे। अब तो पत्नी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। सो न चाहते हुए भी उसे बच्चों के साथ घटे हादसे वाली बात फ़कीर से कहनी ही पड़ी। ऐसी दुख भरी खबर भोजन की थाली पर बैठे अपने पति को सुनानी ही पड़ी। पर यह क्या, खबर सुनते ही फ़कीर ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पे बच्चों की मृत्यु का कोई रंज नहीं था। इतना ही नहीं, वह बच्चों के हिस्से का भोजन भी चट कर गया। और उसने भी, बड़े आश्चर्य की बात तो यह कि उसने भोजन करते वक्त या करने के बाद भी पत्नी से उस हादसे के बाबत और कुछ नहीं पूछा। यही नहीं, भोजन करने के बाद नियमानुसार वह टहलने भी गया और आकर बड़ी शांति से सो भी गया। उधर पत्नी की बच्चे खो देने के कारण वैसे ही नींद उड़ी हुई थी। ऊपर से फ़कीर के इस व्यवहार ने उसके रात भर के जगाने की व्यवस्था अलग से कर दी। लेकिन सुबह उठते ही उसने फ़कीर को पकड़ा और उनके इस न समझ में आए ऐसे व्यवहार का रहस्य जानना चाहा। फ़कीर ने उसको अपने पास प्रेम से बिठाते हुए कहा, देख प्रिय, जो है उसे प्यार करना, उसके पास जीना तथा उसका आनंद लेना एक कला है, परंतु जो खो जाए उस बाबत पूछना, उसका मातम मनाना या उसे याद करना एक रोग है। बच्चे अल्लाह ने दिए थे और अल्लाह ने ले लिए। हमारे जीवन में तो वैसे ही मेहमान थे वे वैसे ही मेहमान थे। पर एक बात माननी पड़ेगी कि जब तक वे थे उन्होंने बड़ा आनंद दिया। लेकिन हमारा आनंद कोई खुदा की किसी एकाध बख्शीश का मोहताज तो है नहीं। हमें तो खुदा ने उस कला का मालिक बनाकर भेजा है जहां हमारे पास जब जो हो उसका हम भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और आज भी देखो, मुझे आनंद देने हेतु तुम हो, गुरुकुल है, वहाँ के बच्चे हैं। कहने का तात्पर्य, खुदा का दिया इतना कुछ मेरे पास है कि जो है उसका जीते जी भरपूर आनंद ले लूँ। बस मेरे लिए वह काफ़ी है। अपने पति के मुख से इतनी महान बात सुनकर पत्नी का दुख भी हल्का हो गया। चलो, अब आप स्वीकार के समस्याओं को समाप्त कैसे करना यह समझ ही गए होंगे। अब आते हैं तीसरे प्रकार की समस्याओं पे। तो ये वे समस्याएं हैं जिनका आपके पास कोई समाधान तो नहीं है, पर वे वैसे भी नहीं हैं जो रिवर्स नहीं की जा सकती या जिन्हें सुलझाई नहीं जा सकती। यानी यह दोनों के ठीक बीच की समस्या है। तो कोई बात नहीं, आप इन समस्याओं को उस समय तक के लिए भूल जाओ जब तक कि एक दिन इनका समाधान हाथ न लग जाए। यानी ऐसी समस्याएं प्रकृति की न्याय व्यवस्था पे छोड़ दो। आप उस बाबत सोचना ही बंद कर दो। बस एक दिन या तो आपके पास उस समस्या का समाधान आ जाएगा या अटल बन के आपके सामने खड़ी हो जाएगी। बस तब यदि समाधान हाथ लगा हो तो समस्या को सॉल्व कर लो, और यदि यह अटल हो गई हो तो उसे स्वीकार लो। समझो इतना कि दोनों ही सूरत में समस्या तो सॉल्व हो ही गई है। खैर, मुझे उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल साइंस का विज्ञान आपकी समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर समस्याओं को 3 कैटेगरी में बांट लो। जो सॉल्व कर सकते हो उसे सॉल्व कर लो, जो अटल हो गई हो उन्हें स्वीकार लो, और जो दोनों में से किसी भी कैटेगरी में न आती हो उसे प्रकृति की न्याय व्यवस्था को सौंप कर भूल जाओ। इसका परिणाम क्या होगा? आप हाथों हाथ समस्या से मुक्त हो जाओगे। इसके तत्कालिक 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो समस्या मुक्त जीवन जीने के कारण आपकी मस्ती व ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी, और दूसरा, समस्याएं प्रकृति पे छोड़ने के कारण प्रकृति का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलता रहेगा और आपका काम आसान हो जाए। इस हेतु मैं आपको चार्ट भी बनाकर देता हूँ। समस्याएं की सूची। समस्याओं के समाधान के लिए एक विकल्प पर टिक करें।
यदि सलटा सकते हो तो टिक करें, अटल हो तो स्वीकार कर लें। अगर सलटाई जा सकती है पर अभी नहीं तो प्रकृति के न्याय व्यवस्था पर छोड़ दीजिए। समस्या 2 लिखिए। समस्याओं के समाधान के लिए किसी एक विकल्प पर टिक कीजिए। यदि उस समस्या को सलटा सकते हो तो टिक लगाइए। अगर समस्या अटल हो तो स्वीकार कर लीजिए। अगर सलटाई जा सकती है पर अभी नहीं तो प्रकृति की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दीजिए। इस तरह आप 8-10 समस्याएं लिख लीजिए। कुल मिलाकर जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसे समस्या मान के उपरोक्त चार्ट में लिख लो। प्रमुख 10 समस्याएं लिख के उस पर 3 में से एक कलम में टिक मार लीजिए और उसका पूर्ण ईमानदारी से पालन करें। बस फिर यह देख ले कि आपका हाथों हाथ तमाम समस्याओं से मुक्त हो गए हैं कि नहीं। हो ही गए हैं। बस फिर हर 6 महीने में ऐसी प्रमुख 10 समस्याएं की सूची बनाते रहिए व हाथों हाथ उनसे निजात भी पाते रहिए। यही नहीं, अपनी राह आसान करने हेतु प्रकृति का साथ भी पा लीजिए। चाहे जो हो जाए, अपने मन को हमेशा समस्या मुक्त ही रखें। न आपको हवाएं बहानी हैं न चांद तारे उगाने हैं, फिर भी समस्याओं में जीना कोई शोभा देता है क्या? सो आज भी, अभी और यहीं से हमेशा के लिए समस्या मुक्त हो जाइए। समस्याओं का प्राकृतिक सिद्धांत फॉलो करें। वास्तव में समस्या है क्या? वही जिसका समाधान हो, यानी जिसे आप हाथों हाथ सॉल्व कर सकते हो। जिसे सॉल्व नहीं कर सकते वह समस्या कैसे हुई? वह तो आपके विचारों की उपज हुई, वह तो आपकी कमज़ोर मानसिकता का घोतक हुई। अतः आज के बाद तय कर लो कि मानसिक कमजोरियों का शिकार नहीं ही होगे। समस्या उसे ही मानोगे जिसका आपके हाथों में समाधान हो, और जिसका समाधान हो वह समस्या बची नहीं रह जाती है। उसे तो आप सॉल्व कर ही लेते हैं। और जिन्हें सॉल्व नहीं कर सकते उन्हें समस्या मानना बंद कर दो। उसे प्रकृति की न्याय व्यवस्था पे छोड़ बेफिक्र हो जाओ। यानी जीवन में कोई समस्या है, यह आज अभी और यहीं से मानना बंद कर दो और हाथों हाथ मुक्त आकाश में उड़ने का अनुभव करो। यही प्रकृति की हर मनुष्य के लिए रचना है तथा यही सारे महान लोगों की महानता के पीछे का राज है। बाहर से देखने पर आपको लगता है कि उन्होंने बड़ा कष्टपूर्ण जीवन गुजारा, लेकिन वास्तव में उन्होंने कष्टों को कष्ट माना ही नहीं। वास्तव में तो वे अपनी सारी समस्याएं प्रकृति को सौंपकर मस्ती में जीते रहें। यह तो आप में साइकोलॉजिकल ज्ञान का अभाव है जो आपको उनके जीवन में समस्याएं दिख रही है और बेफिक्री दिख नहीं रही। अतः आप महान बनना चाहते हो तो समस्याएं कुदरत को सौंपकर चैन की बंसी बजाना शुरू कर दो। बाकी का कार्य कुदरत स्वयं कर देगी। खैर इसके पीछे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल साइंस है। पहली बात तो यह मत समझो कि आप अकेले जी रहे हैं। इस धरती पर 700 करोड़ से ज़्यादा लोग जी रहे हैं और प्रकृति की न्याय व्यवस्था के अधीन हर पल करोड़ों घटनाएं घट रही है। अब वे घटनाएं क्यों, किसके लिए घट रही है, इसका तो कोई ज्ञान आपको है नहीं और आपकी कमज़ोर मानसिकता के कारण आप यह समझ बैठे हैं कि जो कुछ भी दुखद घटनाएं घट रही हैं वे आपको घेरने के लिए ही घट रही हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अधिकांश घटनाएं किसी और को लपेट में लेने हेतु घट रही होती हैं। यह तो आप बेकार की पार्टी बनकर दूसरे की समस्या को अपनी समस्या मान लेते हैं, फिर महीनों व सालों उसका टेंशन पालते हैं और फिर अंत में मालूम पड़ता है कि टेंशन पाला पर समस्या तो आया ही नहीं। आप भी गौर करना, अधिकांश समस्याएं होती ही नहीं हैं, आप उनका व्यर्थ मानसिक टेंशन पालते ही रहते हैं। यानी समस्या का अस्तित्व आपके मानस पर तो होता है परंतु वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। समझो इतना कि मानसिक तौर पर समस्याओं से घिरे रहोगे और उसका टेंशन पालोगे तो जीवन टेंशन पालने में ही गुजर जाएगा, फिर कुछ परिणामकारी जीवन में कर कैसे पाओगे। अतः प्रकृति का यह परम सिद्धांत ग्रहण कर ही लो। आप समझ ही लो कि उसका कोई उद्देश्य मनुष्य को समस्याएं देने का नहीं है और वहाँ से आई समस्या का समाधान आपके हाथ में होती ही है।
अतः जिस चीज़ का समाधान नहीं है उसे समस्या मानो ही मत। हाथों हाथ एक दृढ़ रिजोल्यूशन पास करके उसे प्रकृति को सौंप दो। वह समस्या जिसकी होगी उस तक उसे प्रकृति पहुंचा देगी। आप बीच में व्यर्थ परेशान होना बंद करो। बस प्रकृति को समस्या सौंपते ही जादू हो जाएगा। आप हाथों हाथ चिंता मुक्त हो जाएंगे। दूसरा यह कि इससे अधिकांश समस्याएं आप तक आएंगी भी नहीं। कुल मिलाकर अपना जीवन हर तरीके से प्रकृति को सौंप दो। आपकी परम भलाई का दूसरा कोई मार्ग नहीं है और तभी आप एक चिंता मुक्त जीवन गुजार सकते हैं। बस तो इस बाबत एक रिजोल्यूशन पास कर लो। फिर जब भी समस्या का आभास हो इसका जाप मंत्र की तरह उपयोग कर समस्या प्रकृति को सौंप दो। और यदि समस्या का समाधान हो तो समस्या को सॉल्व कर लो, परंतु आप हर हाल में हमेशा चिंता मुक्त ही रहो। घर बैठे बैठे सबके मन की बात जान लो। आप जानते ही नहीं कि आपके भीतर एक कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड भी है और यह मन वो है जो सबसे कनेक्टेड है। अपने इस मन के जरिए जिन्हें भी आप अच्छे से जानते हैं उनके दिल की बात पकड़ सकते हैं। करना आपको सिर्फ इतना है कि एकांत में आंख बंद कर लगातार उस व्यक्ति का मनन करना है जिसके मन की आप बात जानना चाहते हैं। मनन इतने गहरे तक करना है कि कुछ समय के लिए आप अपना अस्तित्व भी भूल जाओ। बस तत्काल आप उसके दिल की बात जान लेंगे। आप जान लेंगे कि वह आपके लिए कितना सकारात्मक है तथा कितना नकारात्मक। यानी आप उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेंगे और कई बार आप अन्यों की फ्रीक्वेंसी पकड़ते भी हैं। बस तो इस एक एप्लीकेशंस के जरिए जब चाहो तब दूसरे के मन की फ्रीक्वेंसी पकड़ लो, वह भी घर बैठे। फिर भले ही उस व्यक्ति से मिलो तो आपको सालों के वह भी घर बैठे फिर भले ही उस व्यक्ति से मिले आपको सालों क्यों ना हो गए हों, फिर वह आपसे आज हज़ारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना बैठा हुआ हो। आपके कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को यह सब कोई बाधा नहीं, पर हाँ इस एप्लीकेशंस के दरमियान आप बीच में नहीं ही आने चाहिए। उस व्यक्ति बाबत आपकी पुरानी यादें या आपके जाति विचार बीच में नहीं ही आने चाहिए, तभी आप उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हैं। यूँ भी दुश्मन को दोस्त व दोस्त को दुश्मन होते यहाँ देर ही कहाँ लगती है। ऐसे में किसी के पिछले व्यवहारों को आधार बनाकर उसके बाबत आज निर्णय लेना वैसे ही कोरी मूर्खता है। यहाँ एक बात और समझ लो, इस एप्लीकेशंस के जरिए आप सिर्फ उसी व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हैं जिसे आप अच्छे से जानते हैं तथा वह भी सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हैं। इसे ही टेलीपैथी भी कह सकते हैं। टेलीपैथी यानी दो मनुष्यों के बीच का वायरलेस कम्युनिकेशन। आपने भी सुना होगा कि एक माँ हज़ारों मील दूर बैठे अपने बच्चे पर गुजर रहे बुरे वक्त का एहसास घर बैठे कर लेती है। यह बड़ा आसान है। वायरलेस कम्युनिकेशन एकदम सटीक है। बस तो फिर इसका उपयोग करना सीख जाओ, क्योंकि दूसरे के मन में क्या चल रहा है यह जानने मात्र से आपका जीवन और भी आसान हो जाएगा। दूसरे के मन में अपने प्रति सकारात्मकता जगाओ। अब जब आप अपने कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के जरिए दूसरे के मन की फ्रीक्वेंसी जान सकते हो तो निश्चित ही उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल भी सकते हैं। और चूंकि ये दोनों कार्य होते कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के जरिए हैं, अतः इसकी विधि भी एक ही है। इस हेतु कोई भिन्न प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है। आपका बॉस हो या आपकी प्रेमिका, आप घर बैठे उसके मन में अपने लिए सकारात्मकता जगा ही सकते हैं। बस इस हेतु एक बार फिर एकांत में बैठकर उस व्यक्ति के ख्यालों में खो जाना, आंख बंद कर उसका लगातार अच्छे भावों के मनन करना। लगातार ऐसा करने पर सामने वाले के मन में आपके लिए सकारात्मकता जागना प्रारंभ हो जाएगी। बस मनन पूरी गहराई से तथा परफेक्शन के साथ होना चाहिए। मनन करते वक्त अपने को भुलाकर के सामने वाले में डूबे होने चाहिए। खैर यूँ भी अब आप इस किताब के अंतिम चरण में हैं। अब तक आप स्पिरिचुअल साइंस की अच्छी खासी गहराइयों को ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए अब हर एक एप्लीकेशंस के बारे में विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। सो उम्मीद है कि आपने यह एप्लीकेशंस अच्छे से समझ ली होगी।
मुझे यकीन यह भी है कि आप इस उपयोगी एप्लीकेशंस का अच्छे से फ़ायदा उठा भी लेंगे। यह ऐसी एप्लीकेशंस है जिस बाबत कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करना, क्योंकि यह अपने आप में एक विधि है। आप अपने एक दिन के मालिक बनो। आप अपने एक दिन के मालिक बनो। आप यह समझते हैं कि यह जीवन आपका है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके सर पे आ पड़ी है, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। आपके जीवन की जिम्मेदारी तो प्रकृति की ही है। यह तो आप उसे सौंप नहीं रहे हैं, लेकिन सौंप दो, क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। और मैं आपको इसकी बड़ी ही सरल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देता हूँ। आप रोज़ सुबह उठकर इतना तय करो कि आज का दिन मेरा है, बाकी का जीवन प्रकृति का। अंत में आज के दिन की जवाबदारी अपने सर लेता हूँ, और बस फिर घर, ऑफिस, आराम, मित्र मिलाकर जो भी कुछ अर्जेंट है वह प्लान करके श्रेष्ठ तरीके से निपटा लो। जो कुछ भी आपके आज के कर्तव्य हैं उन्हें सलटा लो। जो कुछ भी आपका मन माने उस हिसाब से आज जी लो। तय इतना करो कि आज के दिन का मालिक मैं हूँ, और मैं इसे हर पैमाने पर श्रेष्ठ ही गुजारूंगा, और यहीं पर रुक जाओ। बचे हुए जीवन की चिंता ही मत करो, क्योंकि वह तो आपका है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। हाँ, आज के दिन का कुछ समय भविष्य की प्लानिंग में बिताना पड़े तो बिताओ, क्योंकि है तो वह भी आपके आज का ही हिस्सा। करो सिर्फ इतना कि उसका परिणाम प्रकृति पर छोड़ दो, यानी भविष्य में उसका परिणाम आपके मन मुताबिक आएगा या नहीं, वह प्रकृति के न्याय व्यवस्था पे छोड़ दो। अर्थात अपने अधिकार को आज के दिन के ऊपर फैलाओ ही मत। बस आज के एक दिन को अपना मानो तथा हर सुबह उसे श्रेष्ठ गुजारने की प्लानिंग कर लो, और चैन से सो जाओ। फिर अगली सुबह आएगी, फिर एक नया दिन मिलेगा, फिर उस दिन का मालिक अपने को मानो, फिर सुबह ही सुबह उसे श्रेष्ठतम गुजारने की प्लानिंग कर लो। इस तरह एक एक दिन कर आप पूरा दिन श्रेष्ठ गुजार लेंगे। इससे आपका प्रकृति का भी नियम सहयोग मिलता रहेगा। इससे आपको प्रकृति का भी नियमित सहयोग मिलता रहेगा, और इसी के चलते प्रकृति एक दिन आपको सफलता के शिखर पर बिठा भी देगी। करो सिर्फ इतना कि अपने को एक दिन का ही मालिक समझो। उस एक दिन की चिंता आप करो तथा बचे हुए जीवन की चिंता प्रकृति को सौंप दो। चिंता मुक्त, हसीन व सफल जीवन गुजारने को यह एक सीधा उपाय है। बस तो इस हेतु एक दृढ़ रिजोल्यूशन पास कर लो, और उसे अपनी हर सुबह का जाप मंत्र बना लो, और उसके जरिए अपने अधिकार क्षेत्र को एक दिन तक समेट लो। फिर हर नई सुबह एक नए दिन के मालिक हो जाओगे। जीवन में कितनी सुबह आनी है इसकी भी चिंता मत करो। कल का सब प्रकृति पे छोड़ के आज का दिन श्रेष्ठ गुजारो। देखो आपका जीवन क्या से क्या हो जाता है। स्टेप 3 का सार। संक्षेप में स्टेप 3 का सार कहूँ तो वह इतना है कि आपके जीवन की वास्तविक बागडोर प्रकृति के हाथों में है, और जीवन की बागडोर उसे सौंपने में ही समझदारी है। सभी महान लोगों ने यही किया है। मुझे यकीन है कि आप भी यह सब कमाल कर दिखाएंगे। बस एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना कि बागडोर प्रकृति को सौंपना मतलब सौंप ही देना, फिर आपकी चिंता स्वयं नहीं ही करना। यदि एक बार भी अपनी चिंता की तो प्रकृति हाथ खींच लेगी, क्योंकि वह तब तक आपकी चिंता नहीं करेगी जब तक आप स्वयं पर चिंता करते रहोगे। प्रकृति इसमें रत्ती भर मिलावट नहीं स्वीकारने वाली है। शरणागति तथा पूर्ण शरणागति ही प्रकृति के सहयोग पाने का एकमात्र उपाय है, और उसके सहयोग के बिना जीवन का मज़ा आने वाला नहीं है। सो निरंतर शरणागति की ओर बढ़ते चले जाएं। जितनी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दी गई हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने हसीन जीवन का नींव डाल दें। खैर जब इतना समझे हो तो स्पिरिचुअल साइंस की एक गहरी बात और समझ लो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रम धर्म को लेकर ही है। सो इस संबंध में स्पष्ट कर दूं कि आपके संप्रदायों या उनके शास्त्रों को धर्म मानने की भूल मत कर बैठना। अधिकांशों ने यह भूल की है, इसलिए अधिकांश लोग जीवन के धक्के खा रहे हैं। सो धर्म सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की रचना है, और धर्म का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का उद्धार करना है, तथा मनुष्य का उद्धार प्रकृति के दायरे में ही संभव है। ऐसे में सवाल यह कि आस्तिक कौन है, तो प्रकृति की निगाह में आस्तिक वही है जिसने अपने शक्तिशाली मनों का प्रकृति से कनेक्शन बिठा लिया हो।
इस लिहाज से यह किताब आपको एक सच्चा आस्तिक बनाने हेतु ही है। फिर सवाल उठता है कि यह धर्मस्थलों तथा धर्मशास्त्रों के भरोसे जीवन गुजारने वाले कौन हैं, क्योंकि सामान्य मान्यता में तो वे उन्हें ही आस्तिक कहा जाता है। तो इस संबंध में विवेकानंद की कही एक बात आपसे कहता हूँ। उन्होंने आस्तिक की परिभाषा देते हुए कहा था कि जो अपने भरोसे जी रहा हो वह आस्तिक तथा जो दूसरे के भरोसे जी रहा हो वह नास्तिक। अर्थात धर्मस्थलों व धर्मशास्त्रों के भरोसे जीने वाला तथा कथित आस्तिक वास्तव में नास्तिक ही हैं, और इसलिए तो उनके हाल खराब हैं। सो जीवन बनाना चाहते हो तो प्रकृति की शरणागति स्वीकार के सच्चा आस्तिक बनना ही पड़ेगा। और यह भी संभव है जब सारे बाहरी कनेक्शन आप काट लो, यानी आप पक्के नास्तिक बन जाओ और गौर से समझेंगे तो स्टेप 1 तथा स्टेप 2 आपको पक्का नास्तिक बनाने हेतु हैं, अपनी जवाबदारी स्वयं उठाते सिखाने हेतु हैं। स्टेप 1 तथा स्टेप 2 सारे बाहरी असरों से कनेक्शन काटने हेतु हैं, आपको स्वतंत्रता के परम शिखर पर बिठाने हेतु हैं, कुछ देर अपने बल पर हाथ पांव मारने हेतु हैं, और जब अपने बल पर हाथ पांव मारने से कुछ हासिल नहीं होगा तब आपको प्रकृति की परम सत्ता का समझ महत्व में आएगा तथा तब कहीं जाकर आप प्रकृति की शरणागति स्वीकार के पक्के आस्तिक हो जाएंगे। कुल मिलाकर समझे तो प्रायः लोग बाग तथा कथित आस्तिक हैं और यही लोग प्रकृति से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं, और इसलिए उनके जीवन का यह हाल है। लेकिन सवाल यह कि ऐसे लोगों का जीवन सुधरे कैसे। तो जीवन महान तो प्रकृति की शरणागति से ही होगी, लेकिन हजारों के भरोसे जीने वाला सीधे प्रकृति के भरोसे जीना प्रारंभ नहीं कर सकता है। उसे पहले अपने हजारों भरोसों से जान छुड़ानी होगी, तभी वह प्रकृति पे भरोसा कर पाएगा। इस लिहाज से समझे तो यह एक संपूर्ण किताब है। यह किताब स्टेप 1 तथा स्टेप 2 में तथाकथित आस्तिक को पक्का नास्तिक बनाती है और स्टेप 3 में उसे पक्का आस्तिक बनाती है, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस का सिद्धांत सीधा व साफ है। तथाकथित आस्तिक बिना नास्तिक हुए एक पक्का आस्तिक कभी नहीं हो सकता। इसलिए अधिकांश महान लोग नास्तिक या पक्के आस्तिक होते हैं। उम्मीद है कि यह पूरा विज्ञान आप समझ गए होंगे। धर्म के बाबत भी आपको अब पूरी स्पष्टता आ गई होगी। सो बस आपको आपके हसीन जीवन हेतु शुभकामनाएं देता हूँ तथा साथ ही अपनी कलम को यहीं पे विराम भी देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट किताब के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।